भी सोचा है कि भारत में कुछ स्कूल और कॉलेज अपनी मजहबी या भाषाई पहचान को इतनी प्रमुखता से सामने क्यों रखते हैं? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत ही खास प्रावधान में छुपा हुआ है, और वो है अनुच्छेद 30। तो आज हम इसी अधिकार की परतों को खोलेंगे जो भारत की डायवर्सिटी को एक मजबूत शक्ल देता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हमारे देश में माइनॉरिटीज अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बचाने के लिए अपने खुद के स्कूल कॉलेज चला सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल चला सकते हैं। ये अधिकार उन्हें सीधे हमारे संविधान से ही मिलता है। और इस हाँ का जवाब हमें मिलता है अनुच्छेद 30 से। और यह सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है, बल्कि भारत के कल्चरल फैब्रिक को बनाए रखने का एक मजबूत वादा है। चलिए देखते हैं कि यह असल में काम कैसे करता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो आर्टिकल 30 हमारे देश की धार्मिक और भाषाई मतलब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एक फंडामेंटल राइट देता है। ये अधिकार उन्हें अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल हों या कॉलेज, उन्हें खोलने और उन्हें अपने हिसाब से चलाने की पूरी आज़ादी देता है। और इसका मकसद क्या है? ताकि वो अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को अगली पीढ़ी तक ले जा सकें। इसे आप एक सुरक्षा कवच की तरह देख सकते हैं। इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज दिया जा रहा है, नहीं। इसका मकसद ये पक्का करना है कि एक बड़ी आबादी के बीच माइनॉरिटीज भी अपनी यूनिक पहचान और कल्चर को एजुकेशन के जरिए बचाकर रख सकें। तो ठीक है, ये तो हुई ऊपरी बात, लेकिन हमारा संविधान इसे असल में डिफाइन कैसे करता है? चलिए आर्टिकल 30 के कानूनी ढांचे को इसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। इसके 3 मेन हिस्से हैं। सबसे पहले आता है 31, जो बिल्कुल बेसिक हक देता है, अपने इंस्टीट्यूट बनाओ और चलाओ। फिर है 31A, जो कि आप समझिए एक सेफ्टी नेट की तरह है। ये कहता है कि अगर सरकार उस इंस्टीट्यूट की जमीन लेती भी है तो मुआवजा इतना होना चाहिए कि ये अधिकार खत्म ना हो जाए। और आखिर में 32, जो निष्पक्षता की गारंटी देता है कि सरकार मदद यानी एड देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ठीक है, तो कानून में तो ये सब लिख दिया गया, लेकिन असल में प्रैक्टिस में इन अधिकारों का मतलब क्या निकलता है, इनका स्कोप कितना बड़ा है, इसे हमारी अदालतों ने समय समय पर और साफ किया है। इस पूरे मामले पर जो सबसे बड़ी क्लैरिटी आई ना, वो आई थी सुप्रीम कोर्ट से 2007 में। केस का नाम था मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस। इसमें कोर्ट ने साफ साफ बताया कि आर्टिकल 30 के तहत प्रशासन यानी एडमिनिस्टर करने के अधिकार में क्या क्या शामिल है। तो देखिए, कोर्ट ने 4 प्रमुख अधिकारों की बात की। पहला, इंस्टीट्यूशन अपनी गवर्निंग बॉडी खुद चुन सकता है। दूसरा, वो अपने टीचर्स और बाकी स्टाफ की नियुक्ति कर सकते हैं। तीसरा, वे अपनी पसंद के एलिजिबल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं और एक रीजनेबल फीस भी तय कर सकते हैं। और चौथा, वो अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इंस्टीट्यूशन के भले के लिए कर सकते हैं। तो क्या ये अधिकार एक ब्लैंक चेक की तरह है? क्या वो जो चाहें कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर फंडामेंटल राइट की तरह इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये अधिकार अनलिमिटेड है? क्या इन इंस्टीट्यूशंस पर कोई भी नियम कानून लागू ही नहीं होते? इसका जवाब है एक बड़ा और साफ नहीं। ये अधिकार एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार यानी स्टेट क्वालिटी बनाए रखने के लिए जरूरी नियम बना सकती है, जैसे कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, कैंपस में डिसिप्लिन, साफ सफाई और सेफ्टी के नियम क्या होंगे। इसका मकसद दखल देना नहीं, बल्कि ये पक्का करना है कि स्टूडेंट्स को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी सीमाएं हैं। ये अधिकार मिस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कुप्रबंधन को नहीं बचाता। मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन पैसों की हेराफेरी करता है या कोई और गड़बड़ी करता है तो कानून उस पर कार्रवाई कर सकता है। साथ ही देश के जो सामान्य कानून हैं, जैसे लेबर लॉ, टैक्स लॉ या सेफ्टी कोड्स, वो इन पर भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे बाकियों पर। और ये बात साफ है कि आर्टिकल 30 बराबरी का हक देता है, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं। अब आर्टिकल 30 को पूरी तरह समझने के लिए ना हमें इसके करीबी रिश्तेदार आर्टिकल 29 पर भी नजर डालनी होगी। ये दोनों अक्सर एक साथ ही पढ़े जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ बहुत बारीक पर बहुत जरूरी फर्क हैं। देखिए, सबसे बड़ा फर्क यह है, आर्टिकल 29 भारत के किसी भी वर्ग के नागरिकों के लिए है, चाहे वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में, और ये उनकी संस्कृति बचाने का अधिकार देता है।
लेकिन आर्टिकल 30 ये खास तौर से सिर्फ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए है और ये उन्हें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संस्थान बनाने की ताकत देता है। ये जो इंस्टीट्यूशनल राइट है ना, यही इसे बिल्कुल अलग बनाता है। तो एक तरफ है आर्टिकल 29 जो सबके लिए एक तरह का बड़ा कल्चरल शील्ड है, और दूसरी तरफ है आर्टिकल 30 जो खास तौर पर माइनॉरिटीज के हाथ में अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए एक ठोस इंस्टीट्यूशनल टूल है। और यही वो खास बात है जो इसे इतना जरूरी और शक्तिशाली बनाती है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन शिक्षा की गारंटी, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? यही संतुलन आर्टिकल 30 की आत्मा है और एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी हमारे देश में सुनाई देती है। इस पर सोचिएगा जरूर।